एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कल के लेक्चर में हमने सेक्शन 23 तक कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 24 जो है वो बात करता है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट की, यानी कि इसको हम इंटरिम मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं। मेंटेनेंस इस प्रकार का है कि मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही होती है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि इधर वाइफ और हस्बैंड उनके पास अपना कोई इंडिपेंडेंट सफिशिएंट मीन नहीं है सपोर्ट करने का, मतलब फाइनेंशियल उनकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है या उनके पास इतना फाइनेंस नहीं है कि वो अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं या अपनी जो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के जो एक्सपेंसेस हैं उसको बियर कर सके, तो फिर कोर्ट इस केस में मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट ग्रांट कर सकती है। देखिए, इस सेक्शन की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये सेक्शन जो है दोनों के लिए है, हस्बैंड और वाइफ। मतलब हस्बैंड वाइफ से क्लेम कर सकता है और वाइफ हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। जनरली हम जब देखते हैं तो जो सीआरपीसी में हमारा 125 वाला प्रोविजन है, सेक्शन 125 का, उसमें वाइफ एंटाइटल्ड होती है हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। हस्बैंड को वहां पर कोई राइट नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन 24 है, इसमें दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अधिकार दिया गया है मेंटेनेंस क्लेम करने का। तो पेंडेंट लाइट का मतलब होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग। तो जब प्रोसीडिंग्स अभी चली रही हैं, मतलब केस अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग जो भी एप्लीकेंट होगा उसको मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट यानी मेंटेनेंस ग्रांट कर सकती है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो जब मेन पिटीशन फाइल हो रही होगी मैट्रिमोनियल रिलीफ के लिए, चाहे तो डिवोर्स के लिए या जुडिशियल सेपरेशन के लिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए, जब इस तरीके की पिटीशन फाइल की जा रही होगी कोर्ट में, तो उसके साथ साथ ये मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट के लिए भी एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। देखिए, उसके बाद भी की जा सकती है, लेकिन साथ साथ भी की जा सकती है जब मेन एप्लीकेशन जो कि मैट्रिमोनी के लिए है, जब वो फाइल हो रही होगी तो साथ में ये भी फाइल की जा सकती है। और इसमें देखिए एक अमेंडमेंट हुआ था 2001 में, और ये कहा था कि जो ये एप्लीकेशन है, इसमें इस एप्लीकेशन को कोर्ट के द्वारा 60 डेज के अंदर डिसाइड कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन ऑपोजिट पार्टी। जिस दिन से ऑपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व किया गया है, उस दिन से लेकर 60 डेज के अंदर अंदर कोर्ट के द्वारा डिसीजन देना होगा। इसके बाद इसमें जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इसमें एप्लीकेंट का जो कंडक्ट है वो इररेलेवेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो मेंटेनेंस क्लेम हो रहा है वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो रहा है, मतलब अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसीलिए अगर जो एप्लीकेंट है वो खुद भी मैट्रिमोनियल ऑफेंस का गिल्टी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कंडक्ट जो होगा एप्लीकेंट का, चाहे वो एडल्ट्री करके आया है, क्रुएल्टी करके आया है, इससे यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब भी इस तरीके की कोई एप्लीकेशन कोर्ट के पास आती है, तो कोर्ट को दो तीन बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। एक तो उस पार्टी का इनकम स्टेटस क्या है, मतलब उसकी इनकम कितनी है, क्या वो इस लायक है कि जितना क्लेम किया जा रहा है वो दे सके। दूसरा, उस व्यक्ति के ऊपर या उस पार्टी के ऊपर कितने डिपेंडेंट्स हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि घर में उसकी कोई मदर है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, सिस्टर है या कोई ब्रदर है तो जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि जितना अमाउंट क्लेम किया गया है एप्लीकेशन में उतना ग्रांट कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट जो है सबसे पहले देखेगी कि इनकम क्या है और जो ऑपोजिट जिससे क्लेम किया जा रहा है उसके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स हैं।
तो ये बातें कोर्ट को ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब भी मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट की एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगा। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखने वाली है, प्लेंट के साथ मैंने बताया कि इस एप्लीकेशन को फाइल किया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहले रिटर्न स्टेटमेंट जो ऑपोजिट पार्टी से आता है उसका वेट किया जाए और उसके बाद ही ये एप्लीकेशन लगे, ऐसा इसमें जरूरी नहीं है। ये एप्लीकेशन रिटर्न स्टेटमेंट के आने से पहले भी फाइल की जा सकती है। अगर क्लेमेंट की जो एप्लीकेशन है मेन मेंटेनेंस के लिए जो उसने अप्लाई किया था, मतलब परमानेंट मेंटेनेंस के लिए जो क्लेमेंट ने अप्लाई किया था, अगर वो कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है तो फिर मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट की एप्लीकेशन भी बाद में कोर्ट के द्वारा एंटरटेन नहीं की जाएगी, क्योंकि जब मेन एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो चुकी है तो फिर मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बाद ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो एप्लीकेशन है, अगर एक बार कोर्ट ने इसमें डिसाइड कर दिया है कोई अमाउंट, तो इस अमाउंट को फ्यूचर में एज पर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पार्टीज चेंज किया जा सकता है। इसको घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। बढ़ाया इसलिए जा सकता है कि अगर लगता है कि ऑपोजिट पार्टी जिससे कि क्लेम किया जा रहा है वो और उसकी इनकम में इजाफा हुआ है, उसकी इनकम इंक्रीज हुई है, तो फिर अकॉर्डिंगली कोर्ट जो मेंटेनेंस है उसको भी इंक्रीज कर देगी। लेकिन अगर उसी तरीके से मान लो जो मेंटेनेंस दे रहा है उसको जॉब से निकाल दिया, या अब उसके पास उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो अब उसके पास वो पैसा नहीं है जो वो मेंटेनेंस में दिया करता था, तो कोर्ट फिर अकॉर्डिंग टू हिज सर्कमस्टांस यहाँ पर रिड्यूस भी कर सकती है इस मेंटेनेंस को। तो कहने का मतलब है कि ये जो मेंटेनेंस है ये कोर्ट के द्वारा आगे चलकर घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये आपका मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट का प्रोविजन था सेक्शन 24 में। आई होप you have understood it well. So we'll come to section 25 in the next lecture. Till then, keep studying. Thank you so much.